वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी देखिए, आपको इसमें केवल कारक तो बहुत सारे हैं प्रभावित करने वाले, लेकिन आपके सिलेबस में देखिए वंशानुक्रम और वातावरण है। ठीक है, यानी विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम और वातावरण, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन-कौन से कारक हैं? अगर ऐसे ही उत्तरी में क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, तो आपको इनके नाम लिखना है: वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण और शिक्षण एवं प्रशिक्षण। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वंशानुक्रम क्या है, यानी हेरिडिटी। ठीक है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता-पिता अपने शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुणों को अपने बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये कैसी एक प्रक्रिया है? एक जैविक प्रक्रिया है। यानी इसमें देखिए माता-पिता के जो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण होते हैं, वो बच्चे के अंदर स्थानांतरित होते हैं, यानी बच्चे में आते हैं। ठीक है, जब माता-पिता के गुण जैसे रंग, कद, आँखें, बीमारियाँ, बुद्धि आदि बच्चे में दिखाई देते हैं, तो इसे वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। चलिए उदाहरण समझिए, अगर किसी के माता-पिता का रंग गोरा है, तो बच्चे का रंग भी गोरा होने की संभावना होती है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि गोरा ही होगा, लेकिन हाँ, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि बच्चा गोरा होगा। ठीक है, अगला है, देखिए, किसी परिवार में अगर मोटापा या शुगर की बीमारी चलती आ रही है, तो वह बीमारी आगे की पीढ़ी में भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपके माता-पिता में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आगे की पीढ़ी में वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, यानी वुडवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम वे सभी कारक आ जाते हैं, यानी वंशानुक्रम में सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी देखिए वुडवर्थ ने कहा है कि जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, वंशानुक्रम लक्षण होते हैं, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो देखिए, वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है कहाँ से? गुणसूत्र से। तो गुणसूत्र को समझने से पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा कि ये गुणसूत्र आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो मनुष्य का शरीर होता है, वो छोटी-छोटी असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मनुष्य की कोशिका। ठीक है, तो यानी मनुष्य का शरीर जो होता है असंख्य छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाओं के अंदर होता है केंद्रक। कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक को अगर देखिए देखिए, यानी जो हमारा शरीर होता है, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, और इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक। तो देखिए, इस केंद्रक को जब आप बाहर निकालिए, ठीक है, और केंद्रक को बाहर निकालिए और इसको आप जूम कीजिए, यानी इसको बड़ा कीजिए, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है, यानी आपको पता चल गया होगा कि ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहाँ से आया? तो यानी कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। यानी जो ये हमारा ये जो चित्र बना है, ये क्या है? एक क्रोमोसोम है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। ये डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विगुणी संरचना होती है। देखिए, इसमें 2 हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? द्विगुणी संरचना, जिसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स। अगर इस क्रोमोसोम को आप थोड़ा खींचिए, ठीक है? तो इस प्रकार को अगर आप धीरे-धीरे इसको खींचेंगे, तो इस ये वाला जो है हिस्सा, ये होता है डीएनए। ये क्या होता है? ये डीएनए। इसे हम कहते हैं डीऑक्सी एसिड। और डीएनए में देखिए जेनेटिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है? आनुवांशिक लक्षण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डीएनए में पाए जाते हैं। अगर डीएनए को और खींचा जाए, यानी डीएनए को अगर थोड़ा और खींचा जाए, ठीक है? या और ज़ूम किया जाए, तो उसके अंदर जो ये संरचना होती है ये, तो इसे हम कहते हैं जीन, ठीक है? जब हम देखिए आगे पढ़ेंगे तो जीन के बारे में वहाँ पर अच्छे से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कहाँ से क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र से बन आया है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, ठीक है? अब आते हैं टॉपिक पर। अब चलिए समझते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यानी हर मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, यानी हर मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक सामान्य इंसान के शरीर में 23 जोड़ी यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है? तो देखिए कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23, अदरवाइज 46। चलिए अब आगे समझते हैं। ये गुणसूत्र माता, ठीक, माता से 23 और पिता से 23 से मिलकर बनते हैं, ठीक है? चलिए अब समझते हैं जीन, यानी जिसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है? गुणसूत्रों के अंदर ही छोटे-छोटे भाग होते हैं, जिन्हें जीन कहते हैं।
ये जीन ही माता-पिता के गुणों को संतान में स्थानांतरित करते हैं, जैसे कद, रंग, बालों की बनावट, आँखों का रंग आदि। यानी देखिए कद है, लंबाई जिसे कहते हैं, रंग, बालों की बनावट, ठीक है? और आँखों का रंग, ये सब किस पर निर्भर करता है? जीन पर, ठीक है? अगला है देखिए नर और मादा युग्मक। पिता की ओर से शुक्राणु स्पर्म और माता की ओर से डिंब जिसे हम कहते हैं ओवम मिलकर एक नया जीव बनाते हैं, ठीक है? और इस मिलने में ठीक है, इसे मिलने में माता-पिता दोनों से आधा-आधा आनुवंशिक गुणसूत्र मिलता है, ठीक है? इसको मिलने में क्या होता है? माता-पिता के दोनों से आधा-आधा आनुवंशिक गुणसूत्र मिलता है। तो पहले आप थोड़ा समझ लीजिए नर और मादा युग्मक क्या होता है? देखिए नर में होते हैं यानी मेल में क्या होता है? स्पर्म, मेल में क्या होता है? स्पर्म, ठीक है? और फीमेल में होता है ओवम, ठीक है? ये जब दोनों मिलते हैं यानी ये जो दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, यानी इसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज, युग्मनज। यानी मेल में क्या होता है? स्पर्म, महिला में क्या होता है? ओवम। ये जब दोनों मिल जाते हैं तब बनता है जाइगोट जिसे हम कहते हैं युग्मनज। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि देखिए ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन इसमें आनुवांशिक था तो थोड़ा-सा इसको बताना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगला है देखिए नया कोशिका संगठन ज़ायगोट फॉर्मेशन। समझिए देखिए, जब शुक्राणु और डिंब मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? ज़ायगोट, जिसमें माता और पिता दोनों के जीन होते हैं, ठीक है? जिसमें जब नए देखिए युग्मनज का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं भ्रूण, ठीक है? जिसका निर्माण होता है, तो उसमें माता और पिता दोनों के जीन पाए जाते हैं, यानी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए हम थोड़ा समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो यहाँ समझिए, देखिए जनन कोशिका में देखिए गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, ठीक है? जिसे हम कहते हैं 23 पेयर यानी 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में है तो 23 पेयर होंगे, नहीं तो 46, ठीक है? तो मेल में देखिए कितने होते हैं? ठीक है, मेल में कौन-कौन से पार्ट होता है? तो देखिए मेल क में होते हैं देखिए इसमें भी होते हैं 46 और फीमेल में भी 46 होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए मेल के अंदर ऑटोसोम, ठीक है? जैसे ऑटोसोम जिसे ठीक है? और एक होता है ऑलोसोम। यानी देखिए ऑटोसोम, एलोसोम। तो ऑटोसोम से बनती है बॉडी, इससे क्या बनता है? देखिए शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए ये 44 होते हैं, ठीक है? और एलोसोम 2 होते हैं, एक्स, वाई, ठीक है? यानी ये एक्स, वाई होते हैं जिससे लिंग निर्धारण होता है, यानी मेल और फीमेल का पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है? ऑटोसोम से क्या बना? बॉडी बनी, ठीक है? यानी 44 यहाँ आए, ठीक है? जिनसे बॉडी बन गई और 2 बचे, ठीक? एक्स, वाई जिनसे देखिए लिंग निर्धारण हुआ। इसी प्रकार सेम महिला में क्या होता है यानी फीमेल में क्या होता है? 44 होते हैं ऑटोसोम और एलोसोम होते हैं 2, ठीक है? इसके अंदर कितने कौन-कौन से एक्स एक्स होते हैं, ठीक है? तो यानी बॉडी किससे बन गई? अब चलिए समझते हैं कि मेल और फीमेल बच्चे का जन्म कैसे होता है। चलिए अब समझते हैं कि मेल होगा या फीमेल। देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए बॉडी का मतलब ये है कि बच्चा देखिए जब जन्म लेता है तो पहले शरीर जब माँ के अंदर गर्भ के अंदर होता है, तो 44 जो ये ऑटोसोम होते हैं, इनसे बॉडी का निर्माण होता है, यानी शरीर का निर्माण होता है, ठीक है? और 2 जो एक्स, वाई होते हैं, इनसे लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण किससे होता है? एलोसोम से। किससे? एलोसोम से। अब चलिए हम समझते हैं कि मेल या फीमेल कैसे बनता है, ठीक है? तो देखिए मेल से देखिए, मेल में 44 क्या है? ऑटोसोम, एलोसोम 2 हैं, ठीक है? एक्स, वाई। इसी प्रकार फीमेल में 44 ऑटोसोम और एलोसोम 2 होते हैं। तो यानी एक्स, वाई गुणसूत्र होते हैं मेल में, पुरुष में और महिला में होते हैं एक्स, एक्स, ठीक है? अब यहाँ से देखिए 44 से देखिए यहाँ आएँगे 22 यानी मेल से आएँगे 22, इसी प्रकार फीमेल से आएँगे 22, तो 22 प्लस 22 मिलकर हो जाएँगे 44, तो बॉडी तो बन गई यानी यहाँ पर शरीर का तो निर्माण हो गया, ठीक है? गर्भ में देखिए शरीर का तो निर्माण हुआ, अब देखिए लड़का होगा या लड़की होगा इसका निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, जब देखिए केस 1 यानी फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से आया देखिए मेल से एक्स, मेल से क्या आएगा? एक्स। मान लीजिए यहाँ आया एक्स, ठीक है? यहाँ से और फीमेल से भी आया एक्स, तो ये देखिए एक्स, एक्स हो गए, तो बनेगा देखिए गर्ल, यानी बेबी गर्ल बनेगा, ठीक है? यानी जो बेबी पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, वो क्या होगा? गर्ल होगा, ठीक है? गर्ल होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, केस सेकंड देखिए, तो देखिए अगर फीमेल से आ रहा है क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स हैं, तो एक्स ही आएगा। तो देखिए फीमेल से आया एक्स, ठीक है? फीमेल से बन आया एक्स और मेल से आ गया ये वाला वाई, मेल से क्या आएगा? वाई, ठीक? तो ये हो गया देखिए एक्स और वाई। अब जो जन्म होगा तो वो बॉय का जन्म होगा, यानी बेबी बॉय होगा, ठीक है? यानी यहाँ पर देखिए लड़के का जन्म होगा। तो देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि देखिए लड़का या लड़की का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है? देखिए यहाँ से ये है 44 तो 44 गुणसूत्र ये और ये वाले 2 मिलकर टोटल कितने हो जाते हैं? 46 ठीक है? देखिए लड़का होगा या लड़की इसका निर्धारण कौन करता है? मेल या फीमेल? तो देखिए मेल से निर्धारण होता है। पुरुष के गुणसूत्र से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है? महिला के अंदर तो केवल फीमेल ही पार्ट होता है, ठीक है? यानी लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो मेल यानी पुरुष, ठीक है? आई होप आपको ये जानकारी
अब समझ में आई होगी, ठीक है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए हम समझते हैं वंशानुक्रम के नियम, ठीक है? तो चलिए पहला है नियम देखिए समान से समान की उत्पत्ति, ठीक है? चलिए समझते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे माता-पिता होते हैं, वैसे ही उनकी संतान होती है, ठीक है? इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे बुद्धिमान और साधारण माता-पिता के बच्चे साधारण, ठीक है? यानी इसमें सोरेनसन ने कहा है कि जो अगर बुद्धिमान माता-पिता हैं, तो उनका जो आगे चलकर बच्चा होगा, वो भी बुद्धिमान होगा, ठीक है? और अगर मंद बुद्धि के माता-पिता हैं, तो जो बच्चे का जन्म होगा, वो मंद बुद्धि होगा, ठीक है? इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता-पिता के समान होते हैं, ठीक है? यानी शारीरिक जो संरचना होती है, बनावट होती है, वो कैसी होगी? वो माता-पिता की जैसी होगी, ठीक है? यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले, ठीक है? यानी काले माता-पिता की संतान गोरी या मंदबुद्धि माता-पिता की संतान बुद्धिमान होती है। तो देखिए, ये जो सोरेनसन ने बताया कि बुद्धिमान अगर माता-पिता हैं, तो लड़का बुद्धिमान होगा या जो बच्चा पैदा होगा बुद्धिमान होगा, ठीक है? और बताया अगर मंदबुद्धि है, तो उसके उसका जो बच्चा पैदा होगा मंदबुद्धि का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा गया है, आपने देखा होगा कि जो कि मंदबुद्धि के माता-पिता हैं, ठीक है? यानी वो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जबकि बच्चा उनका जो पैदा हुआ है, ठीक है? आगे चलकर बच्चा बहुत काफ़ी बुद्धिमान हुआ है। और ये आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो काले माता-पिता होते हैं, यानी उनकी स्किन अगर डार्क है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, वो गोरा पैदा होता है, ठीक है? यानी जो ये नियम है, ये असत्य है। यानी जो ये नियम है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है? अगला है देखिए विभिन्नताओं का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता-पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है? यानी इस नियम के अनुसार बालक अपने माता-पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता-पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो चलिए उदाहरण समझिए, माता-पिता दोनों की त्वचा गोरी है, पर बच्चा गेहुआ हो सकता है। ठीक है? ये भिन्नता का नियम क्या कहता है कि अगर माता-पिता दोनों गोरे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि लड़का ही गोरा होगा। ठीक है? आगे हो सकता है वो सांवला हो, काला हो, ठीक है? ठीक है? अगला है देखिए एक जुड़वा बच्चों में से एक अधिक बुद्धिमान हो सकता है और दूसरा सामान्य। ठीक है? अगर देखिए 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो हो सकता है कि एक बुद्धिमान हो, एक कम बुद्धिमान हो। ठीक है? अब तीसरा नियम है प्रत्यागमन नियम। चलिए समझते हैं। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता-पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है। जब बालक माता-पिता से विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए जो प्रत्यागमन नियम है, ये क्या कहता है कि जो ये माता-पिता के जो बच्चा होगा, वो माता-पिता के विपरीत गुणों वाला होगा। ठीक है? जैसे मंदबुद्धि माता-पिता की संतान का प्रखर बुद्धि होना, प्रखर मतलब तेज बुद्धि वाला होना। ठीक है? इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्न धारणाएँ प्रस्तुत की हैं। तो चलिए समझते हैं। पहली धारणा है, यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता, तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। ठीक है? यानी जो वंश सूत्रों का मिश्रण, ठीक है, अगर सही से नहीं हुआ, ठीक है, तो देखिए विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। और अगला है देखिए जागृत और सुषुप्त 2 प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएँ सशक्त गुण का परिणाम होती हैं। यानी अगर विपरीत विशेषताएँ हैं, तो जो संतान होगी वो सशक्त गुण वाली होगी। अगला चौथा नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है? यानी जो गुण अर्जित किए जाते हैं, ठीक है? यह नियम कहता है कि जीवन के दौरान कोई जीव जो गुण विशेषता अर्जित करता है, वे गुण उसकी अगली पीढ़ी में वंशानुक्रम के माध्यम से जा सकती हैं। यानी जो गुण क्या है, अर्जित किए जाते हैं, ठीक है? बाह्य वातावरण से, वो गुण देखिए अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है? यह विचार प्राचीन समय में माना जाता था और इसका सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? लैमार्क, यह लैमार्क, ठीक है? ये थोड़ा गलत लिखा है, लैमार्क। ये देखिए फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लैमार्क कहाँ के थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो देखिए थोड़ा हम लैमार्क के सिद्धांत के बारे में आपको संक्षेप में बता दें, ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत पहले पढ़ा होगा कि जो लैमार्क ने बताया कि जो जिराफ था, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता था। तो पहले मरुस्थल में क्या ज़मीन पर जो घास पहले चरता था, तो उसकी जो गर्दन थी वो छोटी थी। धीरे-धीरे क्या हुआ मरुस्थल में जो वहाँ घास थी वो खत्म हो गई। जब घास खत्म हो गई तो वो धीरे-धीरे वो पेड़-पौधों की पत्तियाँ खाने लगा। तो पेड़ क्या है लंबे हुआ करते थे। जब पेड़ लंबे हैं अगर इनकी पत्ती खाने के लिए उसको गर्दन स धीरे-धीरे क्या है गर्दन सीधी करनी पड़ी। तो क्या हुआ एक समय ऐसा आया कि उनकी गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। इसके बाद क्या हुआ जब इनकी अगली संतान जन्मी यानी इनकी अगली संतान पैदा हुई तो उनकी जो गर्दन थी वो पहले से लंबी हो गई। तो ये देखिए जो अर्जित गुण हुआ
यानी जो पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, फिर धीरे-धीरे उसमें चेंज आया तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये जो जिराफ में लंबी गर्दन हुई, ये कौन-सा गुण है? ये अर्जित गुण है, ठीक है? यानी अर्जित गुण को हम दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब समझते हैं बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो पहला है शारीरिक प्रभाव, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बाल विकास पर वंश का क्या प्रभाव पड़ता है? समझिए, पहला है शारीरिक विकास। तो देखिए बच्चा कैसा दिखेगा, लंबा या छोटा, रंग कैसा होगा, ये सब वंशानुक्रम से तय होता है, ठीक है? यानी बच्चे का रंग, रूप, आकार ये सब कैसे तय होता है? जेनेटिक लक्षण से। आँख, बाल, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, शरीर की मजबूती और माता-पिता से आते हैं। ये सब लक्षण कहाँ से आते हैं? माता-पिता से। उदाहरण, अगर माता-पिता की लंबाई अधिक है, तो बच्चे की लंबाई भी अधिक होने की संभावना रहती है। ठीक है? संभावना रहती है, ये नहीं कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि अगर माता-पिता लंबे हैं, तो बच्चा लंबा ही होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, संभावना की जा सकती है कि लंबा हो सकता है। ठीक है? उसकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। अगला है देखिए बौद्धिक विकास, ठीक है? सोचने, समझने, याद रखने और सीखने की क्षमता भी काफ़ी हद तक वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। जैसे देखिए बुद्धि लक्षण आईक्यू और सीखने की गति बच्चे को उसके पूर्वजों से मिल सकती है, ठीक है? यानी जो बुद्धि लक्षण है ये उनके पूर्वजों से मिल सकती है, ठीक है? उदाहरण देखिए अगर माता-पिता पढ़े-लिखे और बुद्धिमान हैं, तो बच्चे में भी ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, ठीक है? अगर माता-पिता पढ़े हैं और बुद्धिमान हैं, तो देखिए बच्चा भी इस प्रवृत्ति का हो सकता है। अगला है देखिए व्यक्तित्व का विकास, ठीक है? देखिए आत्मविश्वास, डर, चंचलता, शांति, हठ आदि कुछ स्वभाव वंशानुक्रम के कारण होते हैं, ठीक है? हालाँकि इन पर पर्यावरण और पालन-पोषण का भी असर होता है, ठीक है? यानी पर्यावरण और पालन-पोषण बच्चे का कैसा है, ये काफ़ी निर्भर करता है। अगला है देखिए भाषा और रचनात्मकता, चलिए समझते हैं। संगीत, कला, लेखन जैसे रचनात्मक गुण भी आनुवांशिक रूप से आ सकते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण, अगर किसी परिवार में कलाकार या लेखक है, तो अगली पीढ़ी में भी ऐसे गुण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अगर देखिए कोई एक पीढ़ी में मान लीजिए कोई कलाकार है, ठीक है? या लेखक है, तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में कोई लेखक या कलाकार हो। अब अगला है बीमारियां और मानसिक स्थिति, ठीक है? कुछ शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चों को मिल सकती हैं, ठीक है? शारीरिक और मानसिक बीमारियां जो है वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चों को मिल सकती हैं। तो उदाहरण देखिए डायबिटीज, हृदय रोग, मानसिक तनाव जैसी बीमारियां आनुवंशिक हो सकती हैं, ठीक है? अब चलिए समझते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है? यानी हमने इससे पहले क्या पढ़ा? वंशानुक्रम। अब हम समझते हैं वातावरण के बारे में, जिसे हम पर्यावरण भी कहते हैं, ठीक है? वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, ठीक है? ये पूछा गया है। परि का अर्थ है चारों ओर एवं वातावरण का अर्थ है ढकने वाला, यानी परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है? और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, यानी चारों ओर का आवरण, ढकने वाला, ठीक है? इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए है, यानी पर्यावरण वह वातावरण है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है, ठीक है? इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए परि प्लस आवरण, ठीक है? अब चलिए परिभाषा समझिए, वातावरण की परिभाषाएँ, ठीक है? पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, ठीक है? तो ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्ड की। चलिए अगली परिभाषा है रास, कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है और वातावरण होती है। यानी कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, वातावरण होती है, ठीक है? ये किसने कहा है? रास ने। जिम्बर्ड के अनुसार देखिए, वातावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं वातावरण के प्रकार। तो कौन-कौन से हैं? एक है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण। चलिए समझते हैं। ये समझते हैं आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण जन्म से पूर्व ही अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। यानी आंतरिक वातावरण जब बच्चा जन्म नहीं लेता है यानी गर्भावस्था में होता है, तब भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। यानी गर्भावस्था बालक के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है? यह वह वातावरण है जो बच्चे के शरीर और मन के अंदर होता है। यह विचारों, भावों और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है? अब चलिए समझते हैं बाह्य वातावरण। तो देखिए बाह्य वातावरण क्या है? यह वातावरण हमारे चारों तरफ होता है, ठीक है?
जैसे घर, स्कूल, समाज, लोग आदि। बच्चा इसी बाहरी दुनिया में रहता है और खेलता है और सीखता रहता है। ठीक है? तो ये रहे वातावरण के प्रकार, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव, यानी बच्चे के शारीरिक विकास पर वातावरण काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता, खेल का मैदान आदि सुविधाएँ अगर अच्छी हों, तो बच्चे का शरीर भी स्वस्थ और मजबूत होगा। अच्छा भौतिक वातावरण, अच्छा शारीरिक विकास, यानी वातावरण अगर अच्छा है, तो बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है? चलिए अब अगला समझते हैं बौद्धिक या मानसिक विकास। ठीक है? यानी बौद्धिक और मानसिक विकास पर प्रभाव। तो देखिए, अगर बच्चे को घर और स्कूल में विचारशील वातावरण, अच्छे प्रश्नों के उत्तर, प्रयोग और सीखने की आज़ादी मिलती है, तो उसका आईक्यू और सोचने की शक्ति तेज होती है। ठीक है? यानी बच्चे की देखिए बुद्धि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रेरक वातावरण, तेज बुद्धि। अगर वातावरण देखिए अच्छा है, तो उसकी बुद्धि काफ़ी तेज होगी। ठीक है? यानी बच्चा बुद्धिमान होगा। अगला है देखिए सामाजिक विकास पर प्रभाव। परिवार, मित्र, पड़ोसी, स्कूल का सहयोगी वातावरण बच्चे को सामाजिक गुण सिखाता है, जैसे सहानुभूति, सहयोग, नेतृत्व, संवाद आदि। ठीक है? यानी सकारात्मक सामाजिक वातावरण है अगर, वातावरण देखिए जो सामाजिक वातावरण अगर अच्छा है, तो बच्चे का जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा। ठीक है? आपने देखा होगा अगर बाह्य वातावरण में देखिए जहाँ पर आप लोग रहते हैं, अगर कोई बाहर काफ़ी गाली-गलौच देते हैं, तो देखिए बच्चा भी गाली-गलौच करना सीख जाता है। यानी वातावरण से देखिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए उनके लिए माहौल ऐसा होना चाहिए, जो काफ़ी शांति का माहौल होना चाहिए और गाली-गलौच वाला माहौल नहीं होना चाहिए। क्या है विद्यालय का प्रभाव। देखिए बच्चों को विद्यालय में सीखने का अवसर मिलता है कि वह अपने से बड़ों का सम्मान तथा छोटों ठीक है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करें, साथ ही वह अपने को वातावरण से समायोजन करना भी सिखाते हैं। ठीक है? चलिए अगला समझते हैं बच्चों का बहुमुखी प्रभाव। ठीक है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास पर भी वातावरण का प्रभाव डालता है। ठीक है? यानी जो बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पर वातावरण काफ़ी प्रभाव डालता है। अगला है देखिए जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों में आयु बढ़ने के साथ-साथ शारीरिक विषमता का कारण वातावरण का प्रभाव भी अधिक उत्तरदायी होता है। ठीक है? जुड़वा बच्चे गुणों में समान होने पर भी अलग-अलग वातावरण में रखने पर भिन्न-भिन्न गुणों वाले बुद्धि-लब्धि में भिन्न हो जाते हैं। यानी अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनको अलग-अलग वातावरण दिया जाए, ठीक? बच्चा है जो अच्छे पढ़े-लिखे माहौल में रह रहा है, तो देखिए उसकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर दूसरा बच्चा है, वो कहीं अलग माहौल में ऐसे रह रहा है जहाँ वहाँ पढ़ाई-लिखाई अच्छे से नहीं होती, तो वो देखिए पढ़ाई से दूर हटने लगेगा। यानी बच्चे तो जुड़वा एक जैसे थे, लेकिन उनका देखिए व्यक्तित्व अलग-अलग हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।